बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक दौर था कि जब सुपर पावर्स आपस में लड़ रही होती थी, दू बदू मैदान जंग में फैसला होता था और ये लड़ते थे तलवारों से, भालों से, बंदूकों से, तोपों से, या फिर किलों के अंदर लड़ाइयाँ होती थी, फोर्ट्स के अंदर। लेकिन फिर जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की, ख़ास तौर पर पिछले 100-150 साल के अंदर, तो हथियारों की जो लिथैलिटी है वो बढ़ गई। यानी ऐसे ऐसे हथियार ईजाद हो गए, जैसे न्यूक्लियर ईजाद हो गया। ये तो कई मरतबा सुपर पावर्स को तबाह करने के लिए काफ़ी था। तो अब यहाँ पे एक समस्या पैदा हो गई आलमी ताकतों के लिए कि लड़ें कैसे। मतलब लड़ते हैं अगर तो सर्टेन डिस्ट्रक्शन है, वो भी इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो दूसरे सामने वाला भी इनको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब इसके चलते एक नई मुसीबत दुनिया के अंदर आ गई और उसे कहते हैं कोल्ड वार, ठंडी जंग। ठंडी इसलिए क्योंकि दो बदू नहीं लड़ रहे, बारूद का इस्तेमाल सामने नहीं हो रहा। तो उसमें मुसीबत असल में इन सुपर पावर्स के लिए तो कम पैदा हुई, जो इनके इत्तेहादी होते थे ना, जो मीडियम और स्मॉल फोर्सेस हैं ख़ास तौर पर, इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ये सारे के सारे मुल्क दबरदूस होते चले गए। 2 कोल्ड वार्स हमने देखी। पहली तो सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान थी, दूसरी आजकल चल रही है चाइना और अमेरिका के दरमियान। अब दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, वो जो मैं मुसीबत कह रहा हूँ ना, मीडियम और स्मॉल पावर मुल्कों के लिए जो मुसीबत क्रिएट हुई कोल्ड वार में, वो मुसीबत ये है कि दोनों कोल्ड वार्स के अंदर रिजीम चेंज हमें कांस्टेंट फैक्टर नज़र आया। हुकूमतें मुल्कों के अंदर गिरना बनना, ये कांस्टेंट फैक्टर नज़र आया। कोल्ड वार 1 में तो बहुत हुआ था सोवियत यूनियन और इनके अमेरिकन के दरमियान। अच्छा, सिर्फ अमेरिका ने नहीं की थी, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर है यार। अमेरिका तो नाम का बदनाम है ना कि उन्होंने रिजीम चेंज की सोवियत यूनियन के दौर में, फला मुल्क में रिजीम चेंज की। उन्होंने भी तो की थी, दूसरे वालों ने, सोवियत यूनियन ने। खाली अफगानिस्तान का मिसाल देख लें, कितनी मरतबा रिजीम चेंज की उन्होंने वहाँ पे, सोवियत्स ने। कई मुल्कों में उन्होंने भी की, कोशिशें उन्होंने भी की। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमेरिकन की कोशिशें ज़्यादा कामयाब हो रही थी और उनकी इतनी कामयाब नहीं हो रही थी और एंड में वो जबरदस्त हो गए थे। अच्छा, लेकिन आजकल जो कोल्ड वार चल रही है, इसके अंदर अब रिजीम चेंज कौन से मुल्क में हुई है या नहीं हुई, इसका फैसला तो हिस्ट्री करेगी ना, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये 10-15 साल के बाद रिवील होती हैं जाके। कोल्ड वार ख़त्म होने के भी 10-15 साल के बाद। पिछली कोल्ड वार के सीक्रेट्स हमें आज पता चलते हैं 40 साल के बाद। तो ये वाली जो कोल्ड वार है, इसके भी सीक्रेट्स आगे चल के जब हम बुढ़े हो जाएंगे, जनरेशन वाई वाले, जनरेशन जी वाले, तो बुढ़ापे में हमें पता चलेगा कि ओहो, उस मुल्क में अच्छा ऐसा हुआ था, तो हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। तो आजकल जो रिजीम चेंज के ज़माने हैं वो हमें बाद में पता चलेंगे। लेकिन 2-3 मुल्कों ने कम से कम इल्ज़ामात ज़रूर लगाए हैं और हमारे रीजन के अंदर भी लगे हैं कि अमेरिका इन्वॉल्व है रिजीम चेंज के अंदर। मिसाल के तौर पर कज़ाकिस्तान देख लीजिए। पिछले साल कज़ाकिस्तान के अंदर एक अनरेस्ट हुई थी और कुछ रशियन ऑफिशियल्स ने इल्ज़ामात लगाए थे कि इसके पीछे अमेरिका है। और वहाँ पर वो, लेकिन यह है कि पुतिन ने बड़ी हेल्प की उनकी और वहाँ नॉर्मल सी हो गई थी। रिजीम चेंज की अटैम्प्ट फेल हुई। फिर इमरान खान देखा हमने, खान साहब ने 2022 से लेकर कहना शुरू किया, अभी पीएम थे, हाँ ये बात जहन में रहे, अभी पीएम थे, कहना शुरू किया कि बहुत बड़ी आलमी साजिश हो रही है मुझे निकालने के लिए। और उसके बाद उनको निकाला भी गया। अच्छा, वो बोलते रहे कि ये आलमी साजिश है, मुझे निकाला जा रहा है लेकिन आलमी साजिश है। और वो एक साइफर का जिक्र करते थे कि साइफर आया है, उस साइफर के अंदर लिखा हुआ है कि इसको निकालो इमरान खान को, और वो साइफर अमेरिका से आया था। नाउ साइफर होता क्या है, पहले ये ज़रा समझा दूं फिर आगे बात करता हूँ। साइफर होता है कोडेड मैसेज एक असल में, यानी किसी मुल्क के डिप्लोमेट किसी दूसरे मुल्क में जब तैनात होते हैं तो वहाँ से जो मैसेज भेज रहे होते हैं वापस अपने मुल्क के अंदर, एम्बेसी से मैसेज आ रहा होता है ना कि भाई आज फलां मुल्क के डिप्लोमेट से मिला, उसने ये बातें की, उसने ये बातें, वो जो डेली का उनका रूटीन होता है, तो वापस जो अपने मुल्क भेज रहे होते हैं उसको साइफर कहते हैं। तो इमरान खान ने कहा था कि एक साइफर आया है, हमारे एम्बेसडर ने भेजा है, उसकी मुलाकात अमेरिकन टॉप के ऑफिशियल से हुई। उन्होंने कहा कि इसको निकालो इमरान खान को, ये हमें पसंद नहीं है, इसको निकालो, इसकी जगह दूसरे को लेकर आओ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो कामयाब होना चाहिए हर सूरत में और आपको फिर माफ़ कर देंगे।
तो उस वक्त लेकिन ये हुआ कि इमरान खान के अपोनेंट्स ने कहा कि भाई ये तो फेंक रहे हैं, ये तो यानी ये है कि सिंपैथी लेने के लिए बातें कर रहे हैं इस तरह से। नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ी बड़ी बातें की, फजल रहमान साहब ने भी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अब एक बहुत बड़ा भूचाल पाकिस्तान के अंदर ये आ गया है कि पाकिस्तानी मीडिया नहीं, अमेरिका के अंदर जो एक मीडिया इंटरसेप्ट, एक वहाँ का आउटलेट है, न्यूज़ आउटलेट, उसके अंदर वो साइफर वाकई में छप गया है, वो छप गया है एज इट इज़, और उसमें यही बातें लिखी हुई हैं, इसको निकालो नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा, और अगर इसको निकाल दिया तो सब सही हो जाएगा, ये बातें उसमें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे बस चिढ़ गई है दोबारा पाकिस्तान में कि ये क्या मजाक था भाई, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को कैसे इस तरह से निकाला गया। तो एक तो ये हमारे रीजन में, और दूसरा शेख हसीना भी कहती फिर रही हैं, बांग्लादेश की जो शेख हसीना है वो भी काफ़ी अरसे से कहती फिर रही है कि मेरी भी गवर्नमेंट गिराने के लिए अमेरिका साजिश कर रहा है और हमारी कौम देखती रहेगी क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। ये ज़रा स्क्रोल के अंदर जो अप्रैल में बयान उनका छपा था वो देख लें। कहते हैं कि शेख हसीना अक्यूजेज यूएस ऑफ सीकिंग रिजीम चेंज इन बांग्लादेश। They are trying to eliminate democracy to introduce a government that will not have a democratic existence, the Bangladesh Prime Minister said. वही बातें जो कि इमरान खान कह रहा था वो शेख हसीना ने भी कही हुई हैं। अब वहाँ एंड रिजल्ट क्या निकलता है दैट वी नीड टू सी, क्योंकि इलेक्शंस अभी होने हैं। ये तो इलेक्शन से पहले हो गया ना, 1.5 साल पहले पाकिस्तान के अंदर, तो 1.5 साल पहले ये सारी कार्रवाई। और वो जो नई गवर्नमेंट आई थी शहबाज शरीफ साहब की, वो तो ख़त्म भी हो गई, उसका टेन्यूअर भी ख़त्म हो गया। अब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वहाँ पर और उसके अंडर में इलेक्शंस होंगे, और इमरान खान मीनवाइल जेल के अंदर है। कब निकलते हैं वो तो उनके लॉयर्स देखेंगे क्या। अब वो निकलने के बाद देखते हैं क्या इस पे बयान देते हैं कि उन्होंने जो बातें की थी ना साइफर के हवाले से, वो इंटरनेशनल मीडिया में छपी हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इस पे रिएक्शन दिया है, बाय द वे अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने डिनाई नहीं किया इन बातों को, लेकिन उन्होंने कहा ये प्राइवेट कन्वर्सेशन जो डिप्लोमेट्स की, इस पर तबसरा मतलब कुछ बात को गोल कर गया असल में वो। तो कोल्ड वार्स के अंदर ये एक बड़ा मसला होता है मीडियम और स्मॉल जो पावर्स होती हैं उनके लिए कि इंटरफेरेंस। अब बांग्लादेश के अंदर आज भी मैं देख रहा था, वहाँ से अब ये इस तरह की चीज़ें आ रही हैं अमेरिका से कि जो करप्शन है उसके ख़िलाफ़ आप कार्रवाइयाँ करें। अब देखिए ना, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई बांग्लादेश करे, ये अमेरिका क्यों बता रहा है, सोचने की बात है ना। ये तो इंटरनल मैटर है सीधा सीधा। डेली स्टार ने खबर लगाई हुई है कि यूएस इनकरेजेस बांग्लादेश टू रूट आउट करप्ट एक्टर्स। अब गवर्नेंस कैसे होगी, इसके अंदर भी अमेरिकन कह रहे हैं कि हम ज़रा हाथ पैर मारते हैं, अपनी टांग अड़ाते हैं, ज़रूरी है। इसी तरह एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान ने ईरान को कहा है कि ये जो गैस की पाइपलाइन आप और हम बना रहे हैं ना इतने सालों से लेके, वो अमेरिका हमें नहीं बनाने दे रहा। व्हाट टू डू मित्रों, पाकिस्तान ने उनको कहा हुआ है आज, लेकिन उधर से ईरान कह रहा है कि भाई ये क्या बात हुई, अमेरिका नहीं करने दे रहा। अमेरिका आप मतलब क्या आपने हमारे साथ की है डील या अमेरिका के साथ की है, रिजेक्ट की है उन्होंने पाकिस्तान के इस नोटिस को। पाकिस्तान का ही अखबार है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उन्होंने लिखा है कि तेहरान रिजेक्ट्स इस्लामाबाद नोटिस ऑन आईपी गैस रॉयल्टीज। मलिक क्लेम्स फोर्स मेजोरी नोटिस वाज इशूड टू तेहरान 10 years ago। वो कहते हैं सिंपली पुट थ्रू द नोटिस पाकिस्तान हैड एक्सप्रेस्ड इट्स इनएबिलिटी टू परस्यू द प्रोजेक्ट एज लॉन्ग एज द यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान रिमेन इन प्लेस और वाशिंगटन technically green lights Islamabad to go ahead with the project that has been in cold storage for almost a decade despite acute energy shortage in the South Asian nation of 240 million। गैस है नहीं पाकिस्तान के अंदर, मतलब दिन ब दिन रिजर्व्स अपने हैं वैसे उसके कम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास खुद के भी तो रिजर्व्स हैं लेकिन कम हैं, ज़्यादातर इंपोर्ट कर रहे होते हैं। वो रिजर्व्स क्विकली डिक्लाइन होते जा रहे, कंजप्शन चूँकि बहुत ज़्यादा है। तो पड़ोस में ईरान है, ईरान के पास इतनी ज़्यादा गैस है, तो पाकिस्तान ने फैसला किया था कि वहाँ से गैस लेंगे, लेकिन वो अमेरिकन कह रहे नहीं लेने देंगे, ख़बरदार होशियार हम भी हैं इधर राहों में, हम भी खड़े हैं राहों में। तो पाकिस्तान उसकी वजह से ये फैसला भी नहीं ले पा रहा। तो ये इंटरफेरेंस है बेसिकली, एक पॉजिटिव चीज़ जो कि रीजन की बेहतरी कर सकती थी। पाकिस्तान अगर गैस लेता तो इससे क्या मसला होना चाहिए अमेरिका को, पाकिस्तानियों का फ़ायदा होता ना, लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। तो ये इस तरह की इंटरफेरेंसेस भी हमें इस कोल्ड वार के अंदर नज़र आ रही हैं। नाउ ये जो ऑन गोइंग कुछ साल है ना, ये बड़े सख्त हो सकते हैं, बिकॉज ये जो कोल्ड वार है ये अपनी हतमी मराहल की तरफ जा रही है। इसके मेरे ख्याल से लास्ट 5-7 साल हैं, उसके बाद सर्टेनली दुनिया देखेगी कि
असल पावर कौन है, क्या अमेरिकन अपना ग्लोबल ऑर्डर बचा पाते हैं या चाइना उनको उड़ा देगा, दैट वी हैव टू सी। और ये इसी डेकेड में डिसाइड हो जाएगा, ये जो ऑन गोइंग डेकेड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरनाक जो इसका पीरियड है ना वो शुरू हो चुका है। पहले तो सॉफ्ट किस्म की बिगिनिंग थी कोल्ड वार की, लेकिन अब इंटेंस होती चली जा रही है। और ऐसे में हमारे जैसे जो मीडियम और स्मॉल पावर कंट्रीज़ हैं उनके लिए अजाब मज़ीद आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। ये जो सुपर पावर्स की राइवलरी होती है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान इस तरह के मुल्कों का होता है जो कि मीडियम और स्मॉल पावर्स होती हैं।